अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब देखिए हाफ लाइफ को सबसे पहले तो मैं जो है वो डिफाइन कर देता हूँ। और इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए डेफिनेशन इसकी ये है। वो टाइम टाइम ड्यूरिंग विच ड्यूरिंग विच mass और नंबर ऑफ एटम्स mass और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट reduces to half of its half of its present value half of its present value। अच्छा, अब इस बात को जरा देखें। यहाँ पर ये कह रहा है कि वो टाइम जिसके अंदर मैस या नंबर ऑफ एटम्स अपनी प्रेजेंट वैल्यू का हाफ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो टाइम जिसके अंदर ये अपने जो आपको आधा क्या कर ले, डिके कर ले, उसे भी हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट। और ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पॉइंट को मैं मेंशन यहाँ पर कर दूं कि it is characteristic property of material characteristic property of material and cannot be predicted। हाँ, यू कह सकते हैं। एंड इट इज नॉट इन इट इज इनडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ एंड प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज करने से इसके डिके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। अब जैसे इसको अगर हम इस तरह से कहें कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रेजेंट न्यूक्लियाई है 100 ग्राम। ठीक है। अब अगर हाफ लाइफ की बात की जाए तो हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा? 50 ग्राम, फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर इसी तरह सेकेंड हाफ लाइफ के अंदर ये कितना रह जाएगा? 25 ग्राम। फिर इसी तरह तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा? 12.5 ग्राम। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे तो हर एक हाफ लाइफ के बाद ये अपने आप को हाफ जो होगा वो डिके कर लेगा अपनी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो चेंज भी कम होता जाएगा। ठीक है ना? तो अब ये हर मटेरियल के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस बात को आप इस तरह से समझ लें कि फॉर एग्जांपल हमारे जो इस्लामाबाद है उसकी आबादी है 2.5 मिलियन के करीब। ठीक है। अप्रोक्सीमेशन की हम बात कर लेते हैं, 25 लाख आबादी है। अब उस 2.5 मिलियन के अंदर रोजाना कितने लोग मरते होंगे? तो हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 25 लाख लोग हैं तो रोजाना 50 लोग मरते होंगे। ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 25 लाख आबादी में 50 लोगों का डेथ रेट है कि भाई इतने लोग जो है वो यहाँ पर क्या होंगे? मरते होंगे। अब अगर ये आबादी क्या हो जाए? ये हो जाए 50 लाख, तो जाहिर सी बात है कि डेथ रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह अगर ये आबादी कम हो जाए तो डेथ रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन कौन सा बंदा किस दिन मरेगा, ये बात बताना क्या है? इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? क्योंकि ये चीज रैंडम है। हाँ, हम एवरेज की बात कर सकते हैं कि इतने लोग मरेंगे, लेकिन एग्जैक्ट बताना किसके बारे में कि कौन किस दिन मरेगा, ये बात बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज जो है वो क्या कहलाती है? हाफ लाइफ कहलाती है। कि जितने प्रेजेंट है उस प्रेजेंट के अंदर आधे डिके हो जाएंगे, ये बात हमें कंफर्म है कि आधों का डिके होना मस्ट है। लेकिन कौन सा किस दिन डिके होगा न्यूक्लियर, ये बात हम नहीं बता सकते। तो ये चीज जो होती है वो क्या कहलाती है? हाफ लाइफ। और इसी वजह से हम हाफ लाइफ पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसकी फुल लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये एक तो बात ये हो गई।
फिर दूसरा, इसके अंदर दूसरी बात ये है कि जो इसकी डिपेंडेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल, तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ रेडियो आइसोटॉप पर। हर आइसोटॉप का जो रेशो होगा या हाफ लाइफ होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है ना। जैसे अगर मैं किसकी बात करूं कि कार्बन है, अब कार्बन का जो हाफ लाइफ है वो है 5730 ईयर्स। ठीक है ना, 5730 ईयर्स। इसका मतलब वो अगर 100 ग्राम है कार्बन, तो 5730 ईयर्स बाद वो कितनी रह जाएगी, 50 ग्राम। फिर अगली हाफ लाइफ के अंदर वो उसका 50 रह जाएगी, और इसी तरह से वो क्या होती रहेगी, डिके होती रहेगी। तो ये चीज हो गई कि कार्बन की है। इसी तरह दूसरा एलिमेंट हो गया, रेडॉन है, रेडियम है, इनकी हाफ लाइफ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, यानी कि ये डिके होगा तो इसका जो रेंज है वो क्या होगी। तो देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तो सेकंड्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे भी एलिमेंट है जिनकी हाफ लाइफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है, और ऐसे भी एलिमेंट है जिनकी हाफ लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर्स है। तो इसलिए इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि हर एक जो आपके पास एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ एक जैसी होगी। इसके अंदर हर एक की हाफ लाइफ क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम आफ्टर एन हाफ लाइफ, यानी कि जब कुछ हाफ लाइफ आपकी गुजर जाए तो उसके बाद कितने एलिमेंट बच जाएंगे या कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो रिमेनिंग होंगे, ये बात हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट डिवाइडेड बाय टू की पावर एन। अब ये टू की पावर एन क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एन क्या चीज है। एन वो न्यूक्लियर है जो कि डिके होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि एन नॉट की वैल्यू है 100%। ठीक है, एन नॉट है 100% इनिशियली। तो क्या होगा कि जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये अपनी प्रेजेंट वैल्यू का आधा क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा। यानी कि अब 100 में से कितना रह गया, 50%। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से दोबारा से जो बचा है उसका अगर हम हाफ करें तो एन नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है, 4। अब 50% में से कितना रह जाएगा, 25%। फिर एन नॉट डिवाइडेड बाय 4 के बाद अगर इसको दोबारा 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8। और अब कितना रह जाएगा, 25% है, तो 25% का आधा कितना होगा, 12.5%। ठीक है, इसी तरह से एन डिवाइडेड बाय 8, तो ये एन डिवाइडेड बाय 8 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 2 से आप क्या करते जाए, डिवाइड करते जाए। तो ये आपके पास हो जाएगा 6.25%। और उसके बाद और अगर इसको अगर आधा डिके करें तो ये हो जाएगा 32। और ये कितना रह जाएगा, 3.125%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ बढ़ रही है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ मेंशन भी कर दूं कि ये आपके पास थी फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर ये सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ एंड फिफ्थ हाफ लाइफ। इसका मतलब मैं इस n डिवाइडेड बाय 32 को इस तरह भी लिख सकता हूँ, n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो 5 है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ को, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ पे ये एन नॉट है प्रेजेंट न्यूक्लियर, प्रेजेंट न्यूक्लियर। और ये जो स्मॉल एन है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, तो और ये जो एन है ये आपके पास क्या होगा, इसे अभी हम पढ़ेंगे कि कितने एटम जो है वो डिके हो चुके हैं नेक्स्ट उसके अंदर, कि कैपिटल एन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको निकालने के लिए परसेंटेज से 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये तो हो गया कि कितने आपके पास रिमेनिंग होंगे आफ्टर एन हाफ लाइफ। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कितने नंबर ऑफ एटम डिके हो जाएंगे आफ्टर एन हाफ लाइफ। तो देखिए नंबर ऑफ डिकेड एटम निकालने के लिए,
नंबर ऑफ डिकेड एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास है एलिमेंट, उनमें से जो डिके हो चुके हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है ना। तो एन नॉट क्या था, प्रेजेंट। एन नॉट था प्रेजेंट। और ये जो एन नॉट अपॉन टू एन है, ये क्या थे, डिकेड। कितने क्या है, डिके हो चुके हैं, ये है डिकेड। तो जब मैं प्रेजेंट में से डिकेड माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो डिके हो गए आफ्टर एन हाफ लाइफ। ठीक है ना। तो अब इसको निकालने के लिए जब हम इस चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास जो फार्मूला बनता है वो इस तरह से, एन माइनस टू एन, टू की पावर एन। और अब देखें कि जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी, और वो आपको बताएगी कि कितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहा है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं जीरो से। तो पहले आपके पास जो है वो डिके होने वाले वो क्या है, एन डिवाइडेड बाई टू। फिर उसके बाद अगला क्या होगा, थ्री डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है। उसके बाद उससे अगला क्या होगा, सेवन डिवाइडेड बाई एट। और ये किस तरह आएगा, तो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो ऊपर अभी सॉल्व किया था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या थी, फाइव। ठीक है। अब एन माइनस एन डिवाइडेड बाई थर्टी टू। तो थर्टी टू को वन से क्या करें, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा थर्टी वन डिवाइडेड बाई थर्टी टू एन। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, हमने एन हाफ लाइफ के बाद थर्टी वन डिवाइडेड बाई थर्टी टू लिखा। यहाँ पर भी मैं इसी तरह से लिखता हूँ कि सेवन डिवाइडेड बाई एट के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, फिफ्टीन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन। इसी तरह ये हो जाएगा थर्टी वन डिवाइडेड बाई थर्टी टू। और इसी तरह सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर। अब देखें कितनी हाफ लाइफ के बाद ये काम हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास थी पहली हाफ लाइफ, फिर ये थी दूसरी, तीसरी, फोर्थ, एंड ये फिफ्थ। आप देखें फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद वही आ गया ना जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ये फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद है। ठीक है ना। और उसके बाद अगर सिक्स हाफ लाइफ गुजरेगी, तो सिक्स हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो होगा, डिकेड एटम जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर एन। यानी एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है जो कि डिके हो चुके हैं। तो उसको आप सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कितने जो आपके पास एटम्स हैं, वो टोटल एटम के अंदर से उसका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम डिके परसेंटेज आफ्टर एन हाफ लाइफ। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करने के लिए आए कि कितने नंबर ऑफ एटम डिके हो गए हैं, वो आप कैसे निकालेंगे। और अगर आपको ये कैलकुलेट करने के लिए आए कि कितने नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग है, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों के फार्मूले मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है। एक ये हो गया एन नॉट डिवाइडेड बाई टू की पावर एन, और ये एक हो गया एन इज इक्वल्स टू एन नॉट डिवाइडेड बाई टू की पावर एन। ठीक है। तो ये आपके पास हो गए दो फार्मूले। अब यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेटेड टेबल है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि जो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं, रिमेनिंग एटम है, परसेंटेजेस हैं आफ्टर हाफ लाइफ, वो क्या होंगी। तो इस चीज से बड़ी आपको हेल्प आउट मिलेगी ताकि हमें तमाम चीजें एक ही टेबल पे नजर आ जाए। देखें इसके लिए, टाइम हाफ लाइफ के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कितनी हाफ लाइफ है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। ठीक है। सिक्स हाफ लाइफ के लिए कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और ये सिक्स हो गया। अब रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे कि इनिशियली कितने थे, कैपिटल एन। उसके बाद कितने रह गए, एन डिवाइडेड बाई टू। उसके बाद कितने रह गए, एन डिवाइडेड बाई फोर। फिर क्या रह जाएंगे, एन डिवाइडेड बाई एट। फिर कितने रह जाएंगे, एन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन। फिर कितने रह जाएंगे, एन डिवाइडेड बाई थर्टी टू। और उसके बाद कितने रह जाएंगे, एन डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर। तो आप देखें टू से इसको क्या करते जाए, डिवाइड करते जाए, ये वैल्यू आपके पास चेंज होती जाएगी। इसी तरह परसेंटेज में लिखें तो इनिशियली कितने थे, 100%। हंड्रेड का हाफ कितना हो जाएगा, 50। 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 25। 25 का हाफ कितना हो जाएगा, 12.5। 12.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 6.25। 6.25 का हाफ कितना हो जाएगा, 3.125। ठीक है ना। इसको अगर हम हाफ करें तो ये हो जाएगा 3.125। 3.125%। इसी तरह 1.56%। अच्छा, अब आ जाए नंबर ऑफ एटम डिकेड पर। कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो डिकेड है, तो देखें इनिशियली
कोई भी डिके नहीं था। उसके बाद हाफ क्या हो गया, डिके। उसके बाद 3/4, ठीक है, n/2, 3/4 n। इसी तरह 7/8 n, ऊपर भी मैंने आपको लिखकर बताया। इसी तरह 15/16 n। इसी तरह 31/32 n। और इसी तरह 63/64 n। ठीक है। अच्छा, और इसी तरह परसेंटेज में लिखें तो इनिशियली तो जीरो थी, फिर 50% नंबर ऑफ एटम डिकेड है, फिर 75% डिके हो गए। उसके बाद 87.5% डिके हो गए। उसके बाद 93.75 डिके हो गए। इसके बाद 96.75% डिके हो गए। और इसी तरह 98.44% डिके हो गए। ठीक है। तो ये आपके पास है कि कितने नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग है, कितने नंबर ऑफ एटम डिके हो गए। ये सारी चीजें आपको एक ही टेबल के अंदर, ये मैंने सारी इसलिए बता दी है ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह से हम इन तमाम चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो 100% में से जो भी, जाहिर सी बात है कि अगर रिमेनिंग आइटम 100 है तो डिके कितने होंगे, 0%। अगर रिमेनिंग 50 है तो कितने रह जाएंगे, 50%। अगर रिमेनिंग 25 है तो डिके कितने हो गए, 75%। और ये आपको साथ साथ यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने कोबाल्ट 60 का डिके रेट आपको दिखाया है। इसमें कोबाल्ट 60 अगर आप देखें, इनिशियली कोबाल्ट 60 कितना है, 10 ग्राम। ठीक है ना, ये 10 ग्राम है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पहली हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाता है, 5 ग्राम, फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरती है तो कितना रह जाता है, 2.5। फिर जब थर्ड हाफ लाइफ गुजरती है 1.25। फिर फोर्थ हाफ लाइफ गुजरती है 0.625। और इसी तरह से इसकी हाफ लाइफ क्या होती रहती है, हाफ जो आपके पास एलिमेंट है वो डिके होता रहता है जैसे जैसे हाफ लाइफ गुजरती रहती है। और जो कोबाल्ट की हाफ लाइफ होती है वो होती है 5.27 ईयर्स। इसका मतलब एक हाफ लाइफ 5.27 ईयर्स की ये शो कर रही है कि इसके अंदर जब 10 ग्राम से 5 ग्राम गुजरेंगे तो कितना टाइम गुजर जाएगा, साढ़े तकरीबन 5.25 साल जो है वो इसके अंदर से गुजर जाएंगे। तब जाकर आपके पास जो एलिमेंट है वो अपने आप को आधा क्या कर लेगा, डिके कर लेगा। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि इस ग्राफ से रिलेटेड है। सबसे पहली बात, ये जो हाफ लाइफ कर्व आपको नजर आ रहा है, हाफ लाइफ कर्व, ये कर्व एक्सपोनेंशियल है। ये कर्व है एक्सपोनेंशियल, हाफ लाइफ कर्व। तो इस कर्व को अगर आप देखें तो ये एक्सपोनेंशियल, लीनियर तो नहीं है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व। दूसरी बात यहां पर देखें कि इसका जो स्लोप है वो डिक्रीज है, डिक्रीजिंग है, और साथ साथ नेगेटिव भी है। स्लोप डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव। इसका स्लोप डिक्रीजिंग भी है और क्या है, नेगेटिव भी है। और इसके स्लोप को हम निकालेंगे कैसे, और इसका स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा। तो देखें, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। और ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, टेंजेंट से। तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपके पास है। और ये जो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिके। कितना जो है वो डिके हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डिके। और इसे हम डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन। तो ये आपके पास है कि इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है, इस ग्राफ से आपको पता चलता है कि इसकी जो डिसइंटीग्रेशन का रेट है वो क्या है। और इस डिसइंटीग्रेशन के रेट को हम एक और भी नाम से जो है वो ऑब्जर्व करते हैं या पढ़ते हैं, और उसे हम कहते हैं एक्टिविटी। ये आपके पास क्या कहलाती है, एक्टिविटी भी कहलाती है, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर मैं एक्टिविटी के बारे में लिखूं तो मैं एक्टिविटी को इस तरह कह सकता हूं कि ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है। अगर हम यहाँ पर इसको मेंशन करें तो इस तरह से हम लिखेंगे कि एक्टिविटी जो है वो होती है माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। ठीक है। ये आपको ये बता रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है। हर एक एलिमेंट जो होगा वो, अगर आप देखें तो पहले वो जब डिके होता है तो 50% है, लेकिन अगले वाले में 50% जब डिके होगा तो जाहिर सी बात है कि जो प्रेजेंट वैल्यू उसका हाफ सेम नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है।
जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। तो इस चीज को मैं डिफाइन करूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये है जी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ एटम, डिके ऑफ एटम, एटम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये लीनियर जो एक्सपोनेंशियली वो हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि इट इज डिक्रीजेस विद टाइम, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीजेस विद टाइम एंड डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। जाहिर सी बात है, कांस्टेंट तो ये हो ना कि हर इक्वल टाइम के अंदर वो क्या हो, इक्वल डिके हो। तो ये काम नहीं होता कि ये इक्वल डिके नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज आपके पास कहलाती है डिक्रीजेज विद टाइम बट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि इस एक्टिविटी को हम मेजर किस में करते हैं, इसकी एसआई यूनिट की हम बात करते हैं। तो देखिए इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट, वो इसके साइंटिस्ट जो जिसने इसको ऑब्जर्व किया था उसके नाम पे रखी गई है, उसे हम कहते हैं बैककॉरल। ठीक है, जिसने रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया वो आपके पास था बैककॉरल, और इसको डिनोट करते हैं बी क्यू से। अब एक बैककॉरल क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं वन बैककॉरल इक्वल होता है वन एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड, वन एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, इसको एक और भी यूनिट से मेजर किया जाता है, इसको हम अदर यूनिट्स के अंदर मेंशन करते हैं, अदर यूनिट्स। और वो अदर यूनिट्स क्या क्या है, तो अदर यूनिट्स के अंदर आ जाती है एक यूनिट क्यूरी, वन क्यूरी। और वन क्यूरी किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 3.7 एक्सपोनेंट 10 बैककोरल के। ठीक है, एक क्यूरी किसके बराबर होती है, 3.7 एक्सपोनेंट 10 बैककोरल के। और इसी तरह एक और भी यूनिट होती है, इसे हम कहते हैं रदरफोर्ड। एक रदरफोर्ड इक्वल होता है 10 की पावर 6 बैककोरल के। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, अदर यूनिट्स हैं। यानी कि अगर पेपर के अंदर आपको इस यूनिट से भी नजर आए तो ये यूनिट भी करेक्ट है, उनका रिलेशन आपस में क्या है तो वो मैंने आपको बता दिया। ये भी कह सकते हैं वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड वन बैककोरल। और रदरफोर्ड का बैककोरल के साथ क्या रिलेशन था, तो वो मैंने आपको बताया था 10 की पावर 6 बैककोरल के इक्वल होता है। इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ना था और वो था लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव, सॉरी, रेडियो एक्टिविटी ऑफ हाफ लाइफ। अब ये जो आपके पास लॉज होते हैं रेडियो एक्टिविटी के, उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो देखिए उसके लिए हम ये कहते हैं कि जो आपके पास एक्टिविटी है वो तो क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है ना। अब इस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का जो रिलेशन है वो किसके साथ होता है, तो यहाँ पर हमने यही चीज क्या करनी है, डिस्कस करनी है। देखिए मैं इस चीज को यहाँ पर इस रिलेशन के साथ जो है वो लिखूंगा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और इसे हमने क्या कहा था, एक्टिविटी भी कहा था। ठीक है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, अब जितने ज्यादा प्रेजेंट एटम होगा, वही वाली बात है जो कि उस दिन मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतना ज्यादा डेथ रेट होता है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। इस चीज को हम यहाँ पर किस तरह से लिखते हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि जो एक्टिविटी थी उसे हमने क्या लिखा था, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन। तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और एन क्या है, ये है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। और इस चीज को इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन। ठीक है,
एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, -n के। तो ये चीज भी जो है वो रिप्रेजेंट हो गई। तो अब इस चीज को अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दूं, तो प्रोपोर्शनैलिटी जो फैक्टर है उसे हटाने के बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, और उसे हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। ठीक है, तो रेट ऑफ जो भी आपके पास डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस लैम्डा एन के। और एन क्या है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम। एन क्या है, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, एटम प्रेजेंट। ठीक है, और इस चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन। ठीक है ना, यानी कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी की जगह ए पे लिखा जा सकता है ना, तो उसे मैंने ए से भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एक कहलाता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ हाफ लाइफ। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखूं, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पर आपने अगर ये देखना हो कि कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो डिके हो जाएंगे पर्टिकुलर टाइम में, तो वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट टी, एनी इंस्टेंट टी, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, अब वो कैसे निकाली जाती है, तो देखें उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है उसे हम लिखते हैं एन पी इज इक्वल्स टू ई माइनस लैम्डा टी एन नॉट। अब ये जो इक्वेशन बनी है कैसे बनी, इस चीज को जरा हम प्रूव कर लेते हैं एक साइड पर, ताकि आपको ये रिलेशन भी पता चल जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल टी शो कर रहा है हाफ लाइफ। टी इक्वल है किसके, टी हाफ के। ठीक है, और जब ये टी इज इक्वल्स टू टी हाफ होगा, तो जो एन टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन नॉट डिवाइडेड बाय टू के। क्योंकि एक हाफ लाइफ के अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अपनी टोटल वैल्यू का हाफ रह जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो एन नॉट है वो क्या है, तो ये जो एन नॉट है ये है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। ये है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स जो कि कहाँ मौजूद होंगे, अगर t इज इक्वल्स टू जीरो है, तो t इज इक्वल्स टू जीरो पर n की वैल्यू क्या होगी, एन नॉट। और जब टी हाफ हो जाएगा, इसका मतलब हाफ लाइफ गुजर जाएगी, तो फिर कितना रह जाएगा, टोटल वैल्यू का कितना रह जाएगा, हाफ। और यहाँ पर जो ई है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है कैलकुलेटर में। यानी कि आप जब कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू लिखेंगे ना एक्सपोनेंट की, तो वो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2.7 आएगी। तो ये चीज जो होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहाँ पे ये जो ई माइनस लैम्डा है, लैम्डा क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। तो ये डिके कांस्टेंट आपको ये बताता है कि कोई भी जो आपके पास न्यूक्लियस है वो कितना फास्ट या कितना स्लो डिसइंटीग्रेट करता है। इसका मतलब ये करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियाई पर डिपेंड करता है कि उस न्यूक्लियाई की करेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था कि वो एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, कि अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास वो मटेरियल कौन सा है। क्योंकि हर मटेरियल, मैंने आपको बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, लेंथ पर, सॉरी ये चीजें जो होती हैं वो आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, कि ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कि आपके पास जो लेंथ है और टेम्परेचर है और क्या है, नेचर है। तो तीन चीजें बिल्कुल इसी तरीके से हर न्यूक्लियाई का डिके कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा इट मींस वो उतना ही फास्ट डिके करेगा। जिसका डिके कांस्टेंट कम होगा इसका मतलब वो डिके होगा तो स्लो डिके होगा, इसका मतलब उसका जो टाइम होगा डिके होने का वो बहुत ज्यादा होगा। इस चीज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर हम इसको प्रूव करें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने आपको एक्टिविटी से रिलेटेड ये बात बता दी थी। तो देखिए इसके लिए हम इस तरह से यूज करते हैं, मैं यहाँ पर साइड पर इसकी जो है वो डेरिवेशन आपको करके बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि जो एक्टिविटी थी वो किसके बराबर थी, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन।
ठीक है ना, ये इक्वेशन हमने ऊपर से लिखी। अब इस इक्वेशन को अगर मैं स्मॉल चेंज के लिखूं लिखूं वेरी फॉर वेरी स्मॉल चेंज, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलस भी यूज करते हैं। बायो वालों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस या यूं कह सकते हैं कि मेथड ही यही है, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, जब आप स्मॉल चेंज करते हैं ना, तो ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा का मतलब चेंज ही होता है। इसको आप लिखते हैं इस तरह से, डी एन अपॉन डी टी, यानी डेल्टा की जगह डी लगा देते हैं। डी क्या होता है, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये मैथमेटिक्स या कैलकुलस के अंदर एक मेथड है किसी भी चीज को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो डेल्टा की जगह क्या लगा दिया, डी लगा दिया स्मॉल चेंज के लिए। अब अगर मैं इसे रीअरेंज करूं इस इक्वेशन को, तो देखिए इस तरह लिखा जा सकता है कि डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने जो एन है उसको डी टी से रिप्लेस कर दिया। यहां पर मैं लिख देता हूँ डी टी। ठीक है, डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी टी। अब यहां पर हम ये कर लेते हैं, हम ले लेते हैं इसमें इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब ये इंटीग्रेशन अगेन एक कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्योंकि आप जो है एफएससी के अंदर नहीं पढ़ते, जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो इस चीज को डिस्कस करते हैं, तो इसलिए आपको फिर जो है इसका फार्मूला याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज जो हमारे पास इंजीनियरिंग वाले होते हैं उन्हें तो इसकी टेक्निक का पता होता है, तो इसलिए वो आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ याद ही कर लें कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो वो ये कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, तो उसमें ये होता है कि इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से बनाया जाता है। ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो जब आप अप्लाई करेंगे 1/n dn, ठीक है, और दूसरी तरफ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसे इस तरह लिखेंगे, लैम्डा dt। ठीक है ना, ये जो साइन है ना, इसे इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल साइन। अब होता ये है कि ये जो एल एन डी एन अपॉन एन है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन एन। ठीक है, यानी कि इसको आप यही याद रख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है 1/n dn, वो किसके बराबर होता है, एल एन एन के। फिर दूसरा, ये जो दूसरा आपके पास दूसरी टर्म नजर आ रही है, इंटीग्रल लैम्डा डी टी, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस लैम्डा टी। और जब आप ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो फिर इस इंटीग्रेशन में एक और भी चीज इन्वॉल्व हो जाती है, और वो है कांस्टेंट। अब देखें, ये मैं आपको इस तरह से नहीं कह सकता कि भाई देखिए ये जो है वो मैथमेटिक्स की चीज है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई है तो आपके लिए ये मुश्किल होगा एब्जॉर्ब करना, लेकिन चॉइस कोई नहीं है, क्योंकि फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथ है। और कहीं कहीं कुछ ऐसी रिगरस या कैलकुलस जो होती है वो इन्वॉल्व करनी पड़ती है, जिसके ऑल्टरनेट कोई मेथड नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह सकता इसके अलावा भी कोई मेथड है जिसके जरिए इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है, ये कैलकुलस यूज होगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या याद करना है कि आपने जब स्टेप बाय इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन में आपने इंटीग्रल के साइन लगाना है। ये इंटीग्रल के साइन लगने के बाद जो फार्मूला होगा वो इसको चेंज करके क्या बना देगा, एल एन एन, और लैम्डा डी टी को क्या बनेगा, माइनस लैम्डा टी, और साथ में एक कांस्टेंट भी आपने ऐड कर देना। अब कांस्टेंट ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, टी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऊपर हम ये पढ़ कर आए कि जब टी जीरो है, तो टी जीरो होने पर एन की वैल्यू क्या है, एन नॉट है। टी जीरो तो एन नॉट है, तो देखो टी की जीरो यहाँ पुट करो तो ये खत्म हो जाएगा, और एन की जगह एन नॉट यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एल एन एन नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब ये हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूं जनरल इक्वेशन जो कि यहाँ पर है, ठीक है, तो कांस्टेंट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एल एन एन नॉट पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए किस तरह से लिखेंगे कि ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या होगा, एल एन एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस, यहाँ आ जाएगा एल एन एन नॉट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एल एन एन नॉट है, इसको अगर दूसरी तरफ ले आए तो ये क्या लिखा जाएगा, एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, एल एन एन नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर अगेन मैथ का एक फार्मूला यूज हो रहा है। जो भी नेचुरल लॉग सब्ट्रैक्शन में होते हैं उन्हें आप डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि
ऊपर जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है उसे आप नेचुरल लॉग के फार्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं डिवीजन में। तो दूसरी तरफ माइनस लैम्डा टी एज इट इज है, वो इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इस नेचुरल लॉग को अगर आपने खत्म करना है तो इसका एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो अगर आप दोनों साइड पे क्या ले लें, एक्सपोनेंट, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, ई। टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड ई, बिल्कुल। तो जब आप दोनों तरफ एक्सपोनेंट लेंगे ना, ई लेंगे, तो ई एल एन से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एन अपॉन एन नॉट। और दूसरी तरफ तो एल एन था नहीं, तो वहां पर ई आ जाएगा, और ई क्या करेगा, इस पावर को ऊपर ले जाएगा। तो अब यहाँ पर इक्वेशन देखें क्या बन गई, एन इज इक्वल्स टू ई माइनस लैम्डा टी, और ये हो गया एन नॉट। अब आप देखें कि वो जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा था वो फार्मूला एक्चुअली यहां से आया। ठीक है ना। तो ये एक रिगरस किस्म की कैलकुलेशन थी जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब जब देख लें कि नंबर ऑफ डिके एट एनी इंस्टेंट टी जो है वो किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, और इसकी इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस रिलेशन को डिके कांस्टेंट के साथ लिखना चाहें तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए उस इक्वेशन को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाफ लाइफ का रिलेशन किसके साथ, डीके कांस्टेंट के साथ क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रिलेशन ऑफ डीके कांस्टेंट, रिलेशन ऑफ जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, तो उसे हम क्या लिखते हैं, उसे हम इस तरह से लिखते हैं कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है। ये आपके पास हाफ लाइफ का डीके कांस्टेंट के साथ क्या है, रिलेशन। अब अगेन वही बात है, ये रिलेशन किस तरह से आया, तो अगेन इसके लिए मैथमेटिक्स को यूज करके अब हम इस चीज को भी प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए इसके बराबर में इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने जो इक्वेशन ड्राइव कर ली किसके जरिए, आपका जो कैलकुलस थी उसके जरिए हमने इक्वेशन को ड्राइव किया था। उस इक्वेशन से ही आगे हम चलकर जो टी हाफ और एल एन का कॉन्सेप्ट है उसे भी यहाँ से प्रूव करते हैं। तो देखो स्टार्ट में कहां से करूंगा, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एन की जगह पर हम पुट कर देते हैं एन नॉट डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप टाइम को हाफ टाइम मेजर करते हैं, यानी कि हाफ लाइफ के लिए ऑब्जर्व करते हैं, तो इक्वेशन को जब मैं चेंज करता हूँ तो देखें इस एन की जगह क्या लिखना है, एन नॉट डिवाइडेड बाई टू, और इस टी की जगह पे क्या लिखना है, टी हाफ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन नॉट डिवाइडेड बाई टू, एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी हाफ। एन नॉट से एन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये एन नॉट से क्या हो गया, कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गई, तो इक्वेशन बन गई 1/2 इज इक्वल्स टू ई माइनस लैम्डा टी हाफ। ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि 1 अपॉन एक्सपोनेंट लैम्डा टी हाफ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2। ठीक है। अब ये एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा टी हाफ जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ई लैम्डा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, माइनस ऊपर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इधर से एक्सपोनेंट खत्म करना है, ऊपर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एल एन खत्म करने के लिए हम एक्सपोनेंट लेते हैं। अब एक्सपोनेंट खत्म करना है तो एल एन ले लो। तो जब हम लेंगे दोनों तरफ नेचुरल लॉग, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, सर इतनी बड़ी एल एन, डेरिवेशन पेपर में। हाँ मैं इसीलिए साइड पे करा रहा हूँ कि ये डेरिवेशन वैसे ज्यादातर तो होते हैं, इसके जो फार्मूले होते हैं ना वो यूज होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं एप्लीकेशन के तौर पे आपको अलग से, लेकिन मैंने आपको ये भी बताना है कि वो फार्मूला आया कैसे, इसलिए मैं अलग से आपको ड्राइव करके भी बता रहा हूँ। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसकी डेरिवेशन आए पेपर के अंदर। ज्यादा जो होता है वो आपको डायरेक्ट फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं फार्मूला अलग लिखवा दिया आपको। ठीक है। लेकिन अगर आ जाए, जाहिर सी बात है, कुछ कह नहीं सकते, एसएलओ बेस्ड पेपर है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए फिर आपको ये भी, और मैं बायो वालों को यही कहता हूँ कि भाई आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि आपने मैथ नहीं पढ़ी हुई, आपको चीजें याद ही करनी पड़ेंगी। अब जाहिर सी बात है कि इनको या तो ये चीज ऐड नहीं करनी चाहिए थी, या सिलेबस में ही ना देते, सिर्फ ये कहते कि इसकी एप्लीकेशन कर लें। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं इंजीनियरिंग वाले तो पढ़ रहे हैं ना मैथ,
तो इसलिए वो उठा के दे देते हैं। और इंजीनियरिंग वालों के लिए बिल्कुल मिनटों का काम है। क्यों? क्योंकि वो तो इससे बड़ी जो है ना, वो मैथमेटिक्स, इससे ज्यादा रिगरस किस्म की मैथमेटिक्स करते हैं, उनके लिए ये मसला नहीं है। हाँ, क्योंकि बायो वालों की बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए मसला बन जाता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये अचानक से क्या चीज आ गई। तो उनके लिए फिर यही हल है कि ऑल्टरनेट कोई नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब नेचुरल लॉग लो। तो नेचुरल लॉग लेने से क्या होगा कि ये जो आपके पास लैम्डा टी हाफ है वो आ जाएगा नीचे, लैम्डा टी हाफ, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, ln2। ठीक है। अब ln2 की वैल्यू जो होती है ना कैलकुलेटर में जब आप डालें, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू ln2 जो है वो हो जाता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब आप देख लें, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। हाफ लाइफ का डिके कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन बन गया वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट किस तरह से प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो ये रिलेशन है जिसके जरिए हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो आपके पास डिके लॉ है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व इसी वजह से देता है क्योंकि इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो एक्सपोनेंट की बन रही होती है, जिसे हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं। इस वजह से ये रिलेशन यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट इसमें कि ये जो हाफ लाइफ या डिके कांस्टेंट है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। तो ये इसकी जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर होती है, नेचर ऑफ न्यूक्लियाई के ऊपर या नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के ऊपर। ठीक है ना। और डीके कांस्टेंट आपको ये मेजर कर कर देता है कि हाउ फास्ट और रैपिडली द न्यूक्लियर डिके। ठीक है ना। इस चीज को मैं अगर यहाँ पर मेंशन कर दूं कि जो डिके कांस्टेंट होता है ना लैम्डा, इट मेजर ऑफ हाउ फास्ट हाउ फास्ट और रैपिडली rapidly the nucleus decay the nucleus decay। ठीक है ना। कितना फास्ट ये रैपिडली डिके करेगा, ये चीज आपके पास जो होती है वो डिके कांस्टेंट यानी लैम्डा जो है वो आपको बताता है। और लैम्डा को हम मेजर किस में करते हैं, तो लैम्डा, ये नहीं कि बच्चे इसमें लैम्डा से कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैम्डा तो वेवलेंथ होती है। नहीं, यहाँ पर वेवलेंथ नहीं है, डिके कांस्टेंट है। इसे हम लिखते हैं S-1 से, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना किसका, टाइम पीरियड का। इसी वजह से इसे हम किससे लेते हैं, लैम्डा से। अब बिल्कुल इसी तरह से ऊपर हमने जितने भी फार्मूले लिखे उसमें जहां जहां लैम्डा मौजूद है, अगर उस लैम्डा को यहाँ पर फार्मूले में यूज करें या कैलकुलेट करें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -a/n। याद है ए क्या था, एक्टिविटी। ऊपर लिखा हुआ Δn/Δt, यानी कि मैं इसको इस तरह में लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू -Δn/n और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो या तो आप इस तरह से लिख दें Δn/Δt। ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू -Δn/Δt और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, रेट ऑफ डिके डिवाइडेड बाय, यानी कि लिखने का तरीका डिफरेंट है, बाकी बात एक ही है। क्योंकि देखे ना, मैंने ए की जगह ही तो सिर्फ चेंज किया है, Δn/Δt, बाकी तो सब कुछ वही है। सही है ना। अच्छा, इसी तरह डेल्टा टी को आप डिवाइड करके एन के साथ भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं ये इक्वेशन इस तरह लिख सकता हूँ, -Δn डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और एन। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। फिर डेल्टा टी को एन को ऊपर ले जाए तो ये इक्वेशन आ जाती है। और लास्ट में जो अभी मैंने आपको हाफ लाइफ के लिए बताया वो क्या था, ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। यही अभी लिखवाया ना, लास्ट में आपको प्रूव भी करवाया। और ln2 क्या है, 0.693 डिवाइडेड बाय क्या है, टी हाफ। ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, डिके कांस्टेंट। और इसके ये क्या है, सारे फार्मूले किस पे डिपेंड करता है, ओनली नेचर ऑफ न्यूक्लियस, ओनली नेचर ऑफ न्यूक्लियस, नाइदर ऑन टेम्परेचर नॉर ऑन प्रेशर, ओनली नेचर ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है, हाफ लाइफ, मीन लाइफ और टोटल लाइफ। पहली तो बात आप याद रखें, अक्सर पेपर के अंदर आता है कि किसी भी न्यूक्लियस की डिके होने की टोटल लाइफ क्या है। याद रखें, वो टोटल लाइफ होती है इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट है तभी तो हम कहते हैं कि हमने हाफ लाइफ पढ़नी है, क्योंकि टोटल लाइफ पढ़ी नहीं जा सकती, इनफाइनाइट। तो हाफ लाइफ क्या होती है, तो अभी हम पढ़ के आ गए, हाफ लाइफ कितनी होती है, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है। अब आती है बात मीन लाइफ की। अब देखिए मीन लाइफ कैसे निकालते हैं। मीन लाइफ का मतलब है, मीन लाइफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल लाइव्स, सम ऑफ ऑल लाइव्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स।
तो अगर आप मीन लाइफ निकालना चाहते हो तो क्या करें, जितनी भी टोटल लाइफ्स हैं उनको टोटल नंबर ऑफ आइटम से क्या करते हैं, डिवाइड। तो आपको क्या पता चलेगा, मीन लाइफ। जाहिर सी बात है, हम टोटल लाइफ तो पढ़ नहीं सकते, तो हम हाफ लाइफ ही पढ़ते हैं। तो जितनी भी आपके पास लाइफ है उनको टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मीन लाइफ। इसे एवरेज लाइफ भी कहते हैं। तो एवरेज निकालने का ये तरीका होता है। तो जो हमारी एवरेज लाइफ होगी वो हमेशा जो होगी वो हाफ लाइफ से ज्यादा होगी। तो ये आपके पास लास्ट पॉइंट था, हाफ लाइफ, मीन लाइफ और टोटल लाइफ से रिलेटेड। ये आपके पास। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।